मैं नीरज प्रियदर्शी लाइव सिटीज से। फिलहाल मैं लाइव सिटीज के न्यू जंक्शन में नहीं हूँ, मैं हूँ पुलिस एकेडमी के दफ्तर में। मेरे साथ हैं आईपीएस विकास वैभव। आप बखूबी जानते होंगे विकास वैभव को। हम बात करते हैं उनसे, जानते हैं उनके बारे में, उनके काम के बारे में और उनके शौक के बारे में। विकास जी नमस्ते, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम बेगूसराय से, क्योंकि आप वहीं के हैं, आपका जन्म वहीं हुआ है। बेगूसराय से फिर आईपीएस बनना, उसके पहले आईआईटी कानपुर जाना। आप एक बार धीरे से एक छोटा सा परिचय दें, लोगों को बताएं। देखिए, मेरे पिताजी इंडियन ऑयल में नौकरी करते थे, तो शुरुआत मेरे जन्म जो हुई वो दरभंगा में हुई। उसके बाद फादर की पोस्टिंग गुवाहाटी हो गई थी। तो जब मैं क्लास 2 में आया तब मैं बरौनी आया, रिफाइनरी टाउनशिप में। 8वीं तक की पढ़ाई वहाँ हुई। उसके बाद हम लोग दिल्ली चले गए। 10th और 12th जो है वो दिल्ली से हुई। उसके बाद वहीं से मैं आईआईटी कानपुर गया। तो बेगूसराय में लगभग 7 साल में रहा बचपन में। और मेरे स्कूल के जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे वो वहीं सेंट पॉल स्कूल था, वहीं पर पढ़ा था। बेगूसराय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो लाल धरती है वो, और आप उस गांव के हैं जिस गांव से कन्हैया आते हैं, बीहट के हैं आप। बेगूसराय के बारे में आपका क्या परसेप्शन है? बेगूसराय बहुत ही मतलब समृद्ध भूमि है इंटेलेक्चुअली। हर तरह के लोग हैं। तो आप जैसे कह रहे हैं लाल है, तो लाल के साथ साथ और भी रंग हैं उसमें, और भी रंग हैं उसमें, सभी रंग हैं। रामधारी सिंह दिनकर हम लोग के गांव के बगल के ही हैं जी। तो कहीं ना कहीं जहाँ लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं तो उसमें हर प्रकार की विचारधारा का समावेश होना स्वाभाविक है, इसलिए आपको सब तरह के लोग दिखते हैं। लेकिन केवल लाल ऐसा नहीं है, हर तरह का उसमें हर रंग है, हर रंग है उसमें। बेगूसराय से फिर आप गुवाहाटी जाते हैं, वहाँ फिर आपकी स्कूलिंग बढ़ती जाती है, फिर आईआईटी जाना, वो उसके बारे में जरा बताएं। देखिए, 12th में जब आदमी 11th 12th में रहता है तो उस समय देखता है कि कोई ऐसी एजुकेशन इस तरह से हो जिसमें कि आगे आपकी नौकरी सिक्योर हो जाए। हाँ। उस समय आईआईटी और मेडिकल यही लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। मुझे भी आईआईटी बड़ा अट्रैक्ट करता था, पढ़ने में तेज था। मैंने कोशिश की और बहुत अच्छे से आईआईटी कानपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। उसी दौरान जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैंने सोचा कि आईआईटी के बाद निकल के या तो विदेश चला जाऊंगा। अच्छी नौकरी भी लगी थी मेरी जर्मनी में, तो वो करूं तो मैं अपने लिए तो धन का उपार्जन कर लूंगा, लेकिन जीवन को कुछ ऐसा नहीं दे पाऊंगा जिससे मैं समाज में बड़ा योगदान दे सकूं। और दूसरी तरफ मैं जब सिविल सेवाओं को देखता था तो मुझे लगता था कि इसमें कम उम्र में ही एक अच्छे नेतृत्व क्षमता आपको मिलती है, जिससे आप समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये सोच के मैं उस समय आईआईटी में ही 3rd ईयर में ही मैंने फिर ये निर्णय लिया कि मुझे सिविल सेवा में जाना है, और तब मैंने तैयारी शुरू की। पिछली बार जब सिविल सर्विसेज के रिजल्ट निकले थे तो बहुत सारा बात हो रहा था, बहुत सारे विवाद भी हो रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एक प्रोफेशनल जो कि पहले से इंजीनियरिंग करके आया है, वो आईटी से पढ़ा है या फिर कोई मेडिकल करके आ रहा है, और एक नॉर्मल बैकग्राउंड का लड़का जो कि आईपीएस और सिविल सर्विसेज के लिए बहुत मेहनत करता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पहले से तेज हैं, पहले ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, उन लोगों के लिए सीसैट वगैरह आसान होता है, और जो बहुत मेहनत करके जाते हैं और आखिरकार उनका नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे कि वो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ज़्यादा तेज होगा, जिसकी आईक्यू ज़्यादा तेज होगी, तो नेचुरली उसके बाद एडवांटेज है। बट सिविल सेवा केवल इंटेलेक्ट पे ही बेस्ड नहीं है, इसमें एक अवेयरनेस ओवरऑल और बहुत सारे पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स हैं जिसकी परीक्षा इस एग्जाम में दी जाती है। तो आईक्यू उसका एक छोटा सा भाग जरूर है, जो बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जो आईक्यू तेज रहेगा तो आप किसी भी चीज़ में अच्छा करेंगे। साथ साथ और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें मेहनत की आवश्यकता है, बहुत चीज़ों को जानना है, जिसको हम जनरल स्टडीज़ कहते हैं। तो एडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज इतना नहीं है कि दूसरा आदमी उसमें आपसे पिछड़ जाए अगर मेहनत करता है। इंजीनियरिंग पढ़ने के दौरान ही आप ये सोचे कि हमको सिविल सर्विसेज में जाना है, वो समाज की सेवा। आपने ये सोचा कि मैं अपने लिए धन का उपार्जन कर लूँगा, लेकिन समाज को क्या दे पाऊँगा, और वो सोच के फिर आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। हुआ 2003 बैच में आपकी, मैं कहीं देख रहा था एज प्रोबेशन में आप पहलगाम में गए थे थाना प्रभारी बन के। अब आप आज के समय में विकास वैभव जो हैं, जहाँ जितने भी नाम है विकास वैभव के, जितने लोग जानते हैं या फिर जितने उन्होंने काम किया है पुलिस सेवा में रहते हुए, वो शुरुआत के विकास वैभव जो पहलगाम थाना में गए थे जो थाना प्रभारी, तब से लेकर के बहुत कुछ चेंज हुआ है। उसके बारे में जरा बताएं हमें कि वो पहला अनुभव कैसा था। देखिए, ऐसा है ना, जब पुलिस में जब मैं आया था, तो जब मेरी रैंक आई थी यूपीएससी में, तो यूपीएससी गेट से बाहर निकलते एक जर्नलिस्ट से भेंट हुई।
तो जर्नलिस्ट से जब भेंट हुई तो पहला सवाल उन्होंने पूछा है कि पुलिस विभाग में इतना भ्रष्टाचार है, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो इसी दिन मेरा सिलेक्शन ही हुआ था, जब पता चला कि IPS मिल रहा है, तो मैंने कहा देखिए पूरे सिस्टम को कितना मैं परिवर्तित कर पाऊंगा वो तो मैं नहीं जानता हूँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं रहेगी और जहाँ भी रहूँगा एक आदर्श स्थापित करने का प्रयास करूँगा। तो मैं जहाँ जा रहा हूँ बात मेरे मन में शुरू से क्लियर थी कि अपने आचरण से, अपने कंडक्ट से लोगों को इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, और जहाँ भी कोई ऐसी बात होगी जो मेरे संज्ञान में आएगी तो उस पर एक्शन में लूँगा। और यही बात शुरू से मेरे मन में रही, जब थाना में भी रहा, उसके बाद सब डिवीज़न में रहा। तो जब आप खुद पूरी ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं तो आपके साथ वाले भी वो देखते हैं, समझते हैं, तो ओवरऑल एक पुलिसिंग में असर जो है आम आदमी को रोड पर दिखना शुरू हो जाता है। 100% चीज़ें नहीं बदलेंगी, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 90% आपको जो डिफरेंस है महसूस होने लगता है अगर आदमी ईमानदारी से काम करता है। जैसे आपने कहा भ्रष्टाचार और ईमानदारी, मैं सवाल तैयार कर रहा था तो सवाल ये भी तैयार की थी मैंने कि लोग कहते हैं कि विकास वैभव या फिर कोई और भी अफसर हो सकता है, ईमानदार अफसरों में से एक है। वो ईमानदारी का जो तबला है, ईमानदारी का जो टैग है, वो मिलता है कि नहीं को मिलता है, बाकियों का क्या, कैसे मिलता है? देखिए समाज में हर तरह के लोग हैं ना, तो पुलिस में भी हर तरह के लोग तो समाज से ही आते हैं। इसमें अगर आपकी मन में आप क्लियर है कि आपको क्या करना है तो आपको कोई भी शक्ति डिगा नहीं सकती है ना। उसके लिए लेकिन आपको त्याग करने के लिए भी तैयार रहना होगा, कुछ झेलने के लिए भी तैयार रहना होगा। अगर आप कुछ अलग हैं भीड़ से अलग चलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ क्षमता होनी चाहिए और सोच होनी चाहिए, और सोच है आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप कर लेंगे, और तभी आप दूसरों को इंस्पायर कर पाते हैं। जैसे मैं जब पत्रकारिता के लिए गया था, मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो लोगों ने पूछा कि तुम क्यों पत्रकार बनना चाहते हो, तो मैंने कहा कि समाज में क्रांति, वो सब कोई कहता है कि हम ईमानदार पत्रकारिता करना चाहते हैं। सिविल सर्विसेज के बोर्ड में भी जब इंटरव्यू होता होगा तो लोग यही कहते हैं कि मैं इसीलिए IPS बनना चाहता हूँ, आप भी इसीलिए IPS बनना चाहते थे, लेकिन सब लोग नहीं कर पाते हैं। आपने किया, बहुत लोगों ने और भी किया है। देखिए ऐसा है, इसमें उपनिषदों में एक कहानी आती है, 3 तरह के लोग होते हैं जी। पहले जो कैटेगरी के लोग होते हैं, सोचता हर आदमी कुछ करना है, ठीक है, जैसे आपके मन में कुछ लक्ष्य होगा, आपके मन में बड़ा काम करना है। जो पहली कैटेगरी होती है वो सोचती है करना है, लेकिन उसको लगता है बड़ा मुश्किल है। जैसे अब पुलिस में भ्रष्टाचार की बात आ गई तो आपको लगा सब तो भ्रष्ट ही है, तो मैं इसमें अलग करके क्या कर लूँगा, चलो हमें मिल जाते हैं। तो पहली कैटेगरी है, सबसे नीचे वाली कैटेगरी। जो बीच वाले लोग हैं कुछ आगे चलते हैं, बड़ा एक समय तक चले, उसके बाद लगा कि बड़ा परिस्थिति बड़ी विकट है, वहाँ पर डाउन हो जाते हैं। जो तीसरी कैटेगरी है ये चलती रहती है और बाधाओं को ठेल, मतलब दृढ़ता से बढ़ती रही, बाधाओं को ठेल। तो जो ये कैटेगरी यही समाज में परिवर्तन लाती है। तो आपको अगर आपकी सोच बड़ी है तो आपको देखना होगा कि मैं किस कैटेगरी में हूँ। तो हर आदमी कभी न कभी इस कैटेगरी की जो कमी है उसको आकर्षित करेगी जी। लेकिन आप दृढ़ निश्चय के साथ चलेंगे तो क्षमता चाहिए, विश्वास चाहिए अपने अंदर, आप आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब कि वो दृढ़ निश्चय समय के साथ बनाना और दृढ़ करना पड़ता है। अगर ये दृढ़ नहीं रहा तो फिर हो सकता है कि बिल्कुल, मतलब उसमें आपको पुलिस में जब भी कोई बात आती है ना तो उसमें 2 होते हैं, या तो सही होगा या गलत होगा। आपको हर समय पे एक ना एक निर्णय लेना होता है जी। और निर्णय में अगर आप सही निर्णय लेते हैं यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, आप गलत निर्णय लेते हैं अगेन यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको झेलने हैं, अच्छा काम करें चाहे गलत काम करें। अब निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या करना है, आप क्या देखना चाहते हैं भविष्य में। आप अपने आप को 10 साल बाद आप अपने आप को जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो क्या देखेंगे। तो मेरे मन में तो बड़ा क्लियर है कि जैसे है ना वो गाना, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। तो आदमी के जब अंत समय आए तो ऐसा कुछ नहीं लगे कि मैंने कोई गलत किया है, मैंने कुछ गलत किया है। कि अंदर जब ये संतुष्टि रहेगी तो आप बहुत चैन से रहेंगे। और उसमें आप विकास वैभव जी के दफ्तर में महाभारत भी देख सकते हैं। वो धर्म, अध्यात्म, धरोहर, विरासत, इतिहास, संस्कृति, इन सब चीज़ों में खास रुचि रखते हैं। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। वैसे आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप एक कड़क अफसर हैं, लेकिन आप बड़े पोलाइट हैं, तो ये कैसे है? नहीं, कड़क होना का मतलब ये नहीं है कि आप जाके बाहर तोड़ देंगे और घर गिरा देंगे। अंदर से अगर आप फर्म है तो बी वेरी फर्म बट बी वेरी पोलाइट, क्योंकि आप अगर इतने कड़े हो गए आपसे कोई मिलने भी ना पाए तो फिर आपकी कड़कता का फायदा क्या है। हाँ। तो
आई हैव बीन वेरी अप्रोचेबल, मतलब जो भी आदमी मुझसे मिलना चाहे, घर के 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले रहते थे। रात के 2 बजे कोई घर पे आ गया कटुटाने, तो मैं उठ जाता था और आके मिलता था। जब भी फील्ड में रहा, अपने आप को मैंने उपलब्ध रखा लोगों के लिए, फ़ोन पे भी हमेशा उपलब्ध रहता था। तो कड़कपन ये है कि अगर कोई आदमी कहेगा कि आप ये कर दीजिए और उसमें मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, तो मैं नहीं करूँगा, वो बहुत स्पष्ट है। लेकिन सुनूंगा जरूर, और अगर किसी ने अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश की गलत कर दो, तो फिर नहीं करूंगा, बात स्पष्ट है। तो धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं। हाँ। तो वो कड़कपन है। बट लेकिन आम आदमी से जो कष्ट में है उसको सुनना मेरा परम धर्म है। हाँ। तो उसके लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूँ, वही मेरा काम है। तो इसलिए लोगों से बड़ा मित्रवत व्यवहार बनाते हुए, जहाँ आवश्यकता है उसमें कड़कपन में कोई कमी। पुलिस अफसर को लोगों के साथ कितना मित्रवत होना चाहिए? पुलिस अफसर को लोगों से बहुत ही अधिक मित्रवत होना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा नहीं हो कि कोई संकोच के कारण आपसे अपनी बात नहीं कह पा रहा हो। तो पुलिस का पूरा इंटेलिजेंस सेटअप भी तभी होता है जब लोग आपसे खुल के बात कर सकें, खुल के खबर पहुंचा सकें, और लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा हो कि अगर हम इनको बात बताएंगे तो न्याय मिलेगी, और साथ में मेरी बात कहीं दूर मिसयूज नहीं की जाएगी। अगर ये विश्वास आप पैदा कर पाते हैं तो बैठे बैठे ऑफिस से भी पूरा जिला आपका चलता रहेगा। मैं कभी किसी थाने में जाता हूँ तो थाने के दीवार पे लिखा होता है कि पुलिस आपकी दोस्त है, पुलिस से डरे मत। आखिर ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, अगर आचरण आपका स्पष्ट होगा तो शायद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आदर्श तो वही है, आदर्श वही है, लेकिन आदर्श को आप अपने आचरण साबित नहीं कर पाते हैं, इसलिए लिखने की जरूरत पड़ जाती है। आदर्श तो पुलिस में अगर अच्छा अधिकारी कहीं जाता है किसी थाने में, थाने में बात फैलने में देर नहीं लगती है, तुरंत बात पता चल जाती है कि अधिकारी कैसा है। क्योंकि पुलिस हर समय उसको लोग एक नजरिए से देखते रहते हैं, उसको जज करते रहते हैं, क्योंकि आपका पूरा काम समाज में ही है। हाँ। तो जहाँ कहीं पोस्ट हुए तो आपको समाज देखता रहता है और सोचता रहता है, आपको चिंतन करता रहता है। बात आपको कहने की जरूरत नहीं, आप क्या कर रहे हैं, लोग अपने आप आपके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। हम आते हैं आपकी फिर पुलिस सेवा पर। आप भागलपुर में रहे, दरभंगा में रहे, दरभंगा में बतौर एसएसपी रहे, बगहा में एसपी रहे, आप पटना के एसएसपी भी रहे, और रोहतास में भी रहे। रोहतास में वो रोहतास के काम बड़े नायाब हैं। रोहतास में जो आपने किया वो बहुत खास था। दरभंगा में एसएसपी रहते हुए आपने बहुत सारी चीज़ें की, फिर वहीं से आप एनआईए में भी गए। वो अनुभव बताएं हमको एनआईए जाने का, आपका एनआईए जाना कैसे हुआ? देखिए, जब मैं रोहतास में ही था उस समय मुंबई हमला हुआ था, और उसके बाद एनआईए का फॉर्मेशन हुआ था। तो नई एजेंसी थी, मुझे लगता था कि जो अच्छे पुलिस अधिकारी हैं उनको इसमें प्रयास करना चाहिए जाने का, क्योंकि नई एजेंसी हो तभी शक्तिशाली होगी जब उसमें अच्छे लोग जाएंगे। तो उसी से मैंने अप्लाई किया था। तो जाने में 1-2 साल लगे, लेकिन एनआईए में बहुत अच्छा अनुभव रहा। बहुत बड़े बड़े केसेस भी मैंने हैंडल किए, और साथ में नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी वहाँ पर मिला। तो पुलिस प्रोफेशनली अन्य देशों में कैसे काम कर रही है, वो भी कैसे काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें मैंने सीखने को मिली, जो आगे भी इस करियर में काम देंगे। जी। दरभंगा में एसएसपी रहते हुए और उसके बाद फिर जब आप एनआईए में गए, एनआईए में आपने यासीन भटकल के लिए जो चार्जशीट था वो फाइल की थी आपने। तो यासीन भटकल का नाम सुनते ही बहुत बड़ा चीज दिमाग में आ जाता है। यासीन भटकल का चार्जशीट फाइल करते समय उसकी दिमाग में क्या क्या चल रहा था कि आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी? देखिए, इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बातें चार्जशीट में लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं, और हाँ। बाकी न्यायालय में उसका विचारण चल रहा है। हाँ। तो न्यायालय में विचारण होगा अपने आप, जो जिसने जो किया है उसका। ठीक है। हम आते हैं फिर रोहतास पे। रोहतास में आपने जो काम किया कि लोग आज भी आपको याद करते हैं। हम लेते हैं कि हमारे यहाँ विकास वैभव के बाद से कोई ऐसा नहीं आया जो कि उस तरह का काम किया हो, कहते हैं लोग। क्या आपने रोहतास में क्या अलग किया जो लोगों ने नहीं किया, कि आखिर क्यों नाम लेते हैं? देखिए, पुलिस अधिकारी में अगर वो ईमानदार है, ठीक, और उस मित्रवत है, तो चाहे बात मेरी नहीं है, कोई भी आदमी अगर उसकी मोटिव स्पष्ट हो, ईमानदारी से काम कर रहा हो और लोगों से अप्रोचेबल हो, ये गुण अगर उसमें है तो अपने आप अपने क्षेत्र में विख्यात होगा ही। कोई अलग बात नहीं है। मेन था कि रोहतास में उग्रवाद की समस्या बड़ी विकट थी, और उसके समाधान किसी को समझ में नहीं आ रहा था। एनकाउंटर्स होते थे, पकड़े जाते थे लोग। जो बदलाव यही हुआ कि मैंने इंश्योर किया कि कोई निर्दोष आदमी जेल नहीं जाए। जहाँ पे 70 लोग एक थाने में जेल जा रहे थे, वहाँ उस साल आप अगर रिकॉर्ड देखिएगा तो शायद उग्रवादी 3 ही गए होंगे। अच्छा। लेकिन उग्रवाद की समस्या समाप्त होगी, कारण कि निर्दोष को आप जेल नहीं भेजेंगे। तो पुलिस के प्रति एक विश्वास आप पैदा कर रहे हैं, और साथ में आप उनके गाँव में जाकर समझा रहे हैं कि भाई आप मुख्यधारा में आइए, आपके लिए हम साथ खड़े हैं। तो जिन इलाकों में पुलिस कभी नहीं जाती थी, वहाँ अगर एसपी रात में रुके और दिन में लोगों से बात करे,
बहुत सुदूर क्षेत्र है, उनको पता है उनके संस्कृति के बारे में, उनके पूर्वजों के बारे में। तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऐसा ही किया, रोहतास किले को एक इंस्पिरेशन बनाया कि जब तुम्हारा क्षेत्र पूर्व में इतना विकसित था, तुम्हारे पूर्वज इतने यशस्वी थे, तो आज ऐसी परिस्थिति क्यों है जिसमें कि उनके वंशज आज इतनी अशांति झेल रहे हैं। ये चीज़ इंस्पायर की लोगों को, और सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से लोग जुड़े, उग्रवाद समाप्त हुआ। और उसमें आचरण यही था कि निर्दोष आदमी कभी जेल नहीं जाएगा, अगर सबूत नहीं है आपके ऊपर तो किसी को उग्रवादी नहीं बनाना है। कि उग्रवादी एक आदमी के जेल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सोच को खत्म करना है जिसके कारण लोग उग्रवादी बन रहे हैं। ये तरीका था, उसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है कि उसको निष्पक्ष रूप से और ईमानदारी के साथ अगर काम करती है अपने इलाकों में तो फर्क पड़ेगा। हाँ, कई बार ऐसा देखा जाता है, अनुसंधान के दौरान जब आता है सामने निकल के तो ऐसा पता चलता है कि वो तो निर्दोष था, जबकि वो बहुत दिनों से जेल में बंद था। तो ऐसे में एक ह्यूमनिस्टिक दृष्टिकोण होना चाहिए कि भाई किसी को अनावश्यक अगर किसी को आप जेल भेज देते हैं तो उसकी जीवन तबाह करते हैं, समाज में भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी तरह जब एसएसपी दरभंगा थे तो जब वहाँ से आ रहे थे, मैं पेपर के कटिंग पढ़ रहा था, कतई बढ़िया एसपी रहे, वो बहुत सारा चीज़ लोगों ने कहा था, महिलाओं ने कहा था, तो आपने वो लोगों का भरोसा जीता था। ठीक है, पटना के एसएसपी रहते हुए भी आपने जो किया वो पटना वाले जानते ही होंगे, सारे पटना वाले जानते हैं। फिर उसके बाद आपकी पोस्टिंग यहाँ हो गई। तब का दरभंगा, तब का रोहतास और तब का पटना, आज का दरभंगा, आज का रोहतास और आज का पटना कितना बदला, क्या फर्क महसूस करते हैं? देखो, समय का चक्र जो है ना चलता रहता है निरंतर। हाँ। समय में परिवर्तन उसका नियम है, तो परिवर्तन समय के साथ आएगा ही। हाँ। कितना बदला, कितना अच्छा है, ये तो नहीं। उस समय आज ही हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है। देखिए, कितना बदला, कितना क्या हुआ, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये कि उस समय जब आप थे तो आपने उसमें अपना योगदान सकारात्मक दिया या नहीं। हाँ। इतना मैं जरूर संतुष्ट हूँ कि जहाँ भी मैं रहा तो अपने ईश्वर की कृपा से, अपने प्रयास से सकारात्मक योगदान मैं दे पाया। और परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होगा। हम आते हैं आपके शौक पे। आप ट्रैवलर हैं, आपका एक पेज है साइलेंट पेजेस, वो साइलेंट पेजेस क्यों है? देखिए, सबके जब जहाँ पर सब लोग ध्यान दे रहे हो बड़ी बड़ी चीज़ों पे, हाँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें छूट जाती हैं जिस पे समाज का ध्यान जाना चाहिए। तो साइलेंट पेजेस का मतलब वही है कि ऐसे कुछ इतिहास के विस्मृत स्थान हैं जो इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण रहे होंगे, लेकिन आज के डेट में लोग उनके बारे में जानते भी नहीं हैं और जानना की इच्छा भी नहीं करते। तो ऐसी चीज़ें मुझे बड़ी आकर्षित करती हैं। मुझे लगता है उसमें से ऐसी कुछ आवाज़ आती है जो लोगों तक पहुँचाई जाए। तो मैं इसीलिए साइलेंट पेजेस नाम से एक ब्लॉग मैंने शुरू किया। आप बगहा में गए, बगहा में क्या खास मिला आपको? लखीसराय गए, लखीसराय में क्या खास? मैं जहाँ भी बिहार में घूमता हूँ तो बिहार में इतना समृद्ध इसका इतिहास रहा है, और जो कालांतर में उसके इतने अवशेष जगह जगह फैले हुए हैं, जो कि आप कहीं जंगल में घूमने जाएंगे ना तो कोई मंदिर मिलेगा पुराना, तो पता चला उसके बगल में कोई पुरानी मूर्ति पड़ी हुई जो आज की नहीं है, 1500 साल पुरानी हो सकती है, लेकिन उसके बारे में कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो वो देख के बड़ा दर्द होता था। और वही दर्द को शेयर करने के लिए और लोगों को उसके बारे में जागरूक करने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा जानेंगे तो निश्चित किसी अन्य देश में आप जाएंगे ना तो उसमें उनके अपने इतिहास को, अपने कल्चर को इतने बढ़िया शोकेस करते हैं। छोटी सी भी चीज़ होगी जो 300 साल पुरानी होगी तो उसमें म्यूजियम बन जाएगा उनका, जब लोगों को सोवेनियर्स देंगे। और हमारे यहाँ तो इतना इतिहास पड़ा हुआ है, हम लोग नए स्तूप बना रहे हैं लेकिन पुराने हजारों साल पुराने स्तूप हैं, उससे मिट्टी काट के लोग ले जा रहे हैं। ये स्थिति कुछ विदेशी बौद्ध श्रद्धालु जब आए थे, आपने वहाँ बुद्धा के बारे में बताया तो वो लोग जान के खुश हुए कि इतना कुछ है, इतना कुछ है। वो लोग भी नहीं जानते थे कि बुद्ध का इतना कुछ है। तो वो चीज़ें या तो लोग भूल गए हैं या फिर वो चीज़ें आवाज़ नहीं दे पा रही हैं किसी को, जो कि आपके माध्यम से वो लोगों को तक पहुँच रही है। आप कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ बने, उन धरोहरों की, उन संस्कृतियों की। इतना टाइम कैसे निकाल पाते हैं काम करते हुए, फिर वो ट्रैवल करना, फिर उसके बारे में लिखना, उसकी पड़ताल करना? देखिए, आपकी किसी चीज़ में रुचि होगी ना तो समय अपने आप निकाल लेते हो। जैसे NIA में रहते हुए भी कभी कभी सैटरडे संडे को समय मिल जाता था, तो अगर आप जो जिस चीज़ में मन लगता है, अब किसी को सिनेमा देखने में मन लग सकता है, कोई क्रिकेट देखता है, तो आपको जो भी रुचि होती है आप समय निकालते हो ना। तो मेरी रुचि कुछ और है, पत्नी से झगड़ा हो जाता था कि इतना पढ़ते क्यों रहते हो, लेकिन मजा उसी में आता है तो क्या करें, तो वही किताब उठा लिए, पढ़ने लगे। और जहाँ समय निकला तो घूमने निकल गए। तो समय भी कैसे निकला, जैसे मान लीजिए आप थाने में कहीं कुछ जब फील्ड में ही थे, SP थे, तो कहीं ना कहीं तो आप जाएंगे क्राइम देखने, तो जा रहे हैं तो पूरे उस मनोदशा में जा रहे हैं कि भाई वहाँ क्राइम हो गया है। कई बार लौटते समय माहौल कई बार सुधर जाता है, हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ, सुधर गया, लौटे तो पता चला कि यहाँ बहुत ऐतिहासिक स्थल है, भाई 10 मिनट वहाँ भी निकाल लिए, क्या दिक्कत है।
तो उस समय फ़ोटो ले लिए, बाद में रिसर्च चलता रहा, जब समय निकला लिखने में, जब समय मिला तो लिख दिया। तो ऐसे ही बहुत सारा टाइम है आपके पास, उसके लिए भी बहुत सारा टाइम है। नहीं, जीवन में समय तो हमेशा कम होता है, उसमें आपको समय कहाँ देना है ये निर्णय आपको लेना होगा। समय कभी 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ में रुचि आपके रखते हैं, आप चाहते हैं उसमें कुछ सकारात्मक योगदान दें, रुचि बहुत चीज़ों में होती है, उसके लिए टाइम निकल जाता है, समय निकल जाता है उसके लिए समय। अभी आप इसके बाद की कुछ चीज़ बताएं कि अब आगे क्या करने वाले हैं आप? अभी तो सरकार जो दायित्व देगी, वो पुलिस सेवा के अलावा की मैं बात, वो तो मैं करूंगा ही। सरकार दायित्व मेरा कर्तव्य है, उसके लिए मुझे वेतन मिलता है, तो मुझे करना ही है। उसके अलावा समाज में कुछ सकारात्मक योगदान इन पहलुओं पर, जैसे इतिहास के जो जागरूकता युवाओं में बने, और जो युवा हमारे हैं वो अपनी संस्कृति से प्रेरणा लेते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें, तो उसके लिए मैं प्रयास लगातार करता हूँ। आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो लिखे हुए हैं, आपका जो ट्रैवल है, पूरा डायरी है, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, इसके लिए कुछ प्रयास? देखिए, अभी जैसे मैं सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो जैसे अब एक पेज मैंने अभी हाल में शुरू किया था 3-4 महीने पहले, तो पेज में भी काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। तो अब बहुत चीज़ें ज़्यादा हो गए हैं, करीब 35,000 के आसपास लोग फॉलो कर रहे हैं उस फेसबुक पेज पे, वो भी प्रतिदिन बढ़ती जाती है। प्रयास वही है कि जो छोटी छोटी बातें हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें लिखें जो युवाओं को इंस्पायर करे। अगर वो, मैं ये नहीं कहता कि सबसे अच्छा मैं ही हूँ या कुछ है, लेकिन जो छोटी बातें कोई अच्छी है, जो हमारी संस्कृति में है, जो पुरानी कोई कहानी महाभारत की जो मुझे इंस्पायर कर रही है, मैं कोशिश करता हूँ लोगों के साथ शेयर। महाभारत की कौन सी कहानी आपको सबसे अधिक इंस्पायर करती है? महाभारत तो कहानियों का संग्रह है, हर कहानी का अपना अपना मैसेज है ना। तो उसमें छोटी छोटी हर कहानी का अपना अपना कुछ ना कुछ गुण है उसमें। जैसे आपको 3 कैटेगरी के लोग बताए ना, तो महाभारत में इस प्रकार की एक कहानी है जो 3 कैटेगरी की मछलियां हैं। तो एक मछली है वो दूरदर्शी है, एक मछली है उसका नाम तत्कालज्ञ है, और एक मछली है उसका नाम दीर्घसूत्री है। तीनों मित्र हैं, एक तालाब में रहते हैं, बहुत पानी है तालाब में, तीनों बड़े निश्चिंत रहते हैं। तो जो एक दिन देखते हैं मछुआरे आ रहे हैं और जाल शायद अब डालेंगे, तो तीनों मछलियां में जो दूरदर्शी है उसको लगता है कि कुछ उपाय सोचना पड़ेगा, नहीं तो प्राण रक्षा नहीं होगी। जो तत्कालज्ञ है वो निश्चिंत है कि चलो जब होगा देखा जाएगा, उस समय मैं कुछ ना कुछ दिमाग लगा लूंगा और दिमाग लगा बच जाऊंगा, उसको कॉन्फिडेंस है। दीर्घसूत्री है, वो बोलता है इतना तो पानी है, इतनी मछलियां हैं, तो मैं ही क्यों फंसूंगा इसमें जाल में। तो इस अगले दिन वही मछुआरे आते हैं और क्यारी काट के पानी बहाना शुरू करते हैं तालाब में, ताकि जब पानी कम होगा तो जाल डालेंगे तो मछली आराम से आएंगी। तो उसमें जो दूरदर्शी था उसने देखा, तो जो पानी के बहाव के साथ क्यारी में वो भागा और कहीं दूसरे जलाशय में चला गया, उसकी प्राण रक्षा हो गई। पानी घटता गया, घट के बिल्कुल निम्न स्तर पे आ गया। तो तत्कालज्ञ भी तब तक था कि भाई कुछ ना कुछ उपाय मैं निकाल लूंगा, दीर्घसूत्री तब भी निश्चिंत था। तो जब जाल गिरा तो तत्कालज्ञ ने दिमाग लगाया, उसने जाल को दांत से पकड़ लिया, ठीक। तो दीर्घसूत्री था बेचारा निश्चिंत था, तो वो फंस गया जाल में। तो जब जाल निकाला गया दीर्घसूत्री के तो प्राण चले गए, लेकिन तत्कालज्ञ था तो जाल को ये लोग धोने के लिए बगल वाले तालाब में डाले, तो उसमें मिट्टी लग गई थी। तो तत्कालज्ञ ने उसी समय दांत छोड़ा और कूद के भाग गया। तो दो प्रकृति के लोग हैं, एक जो दूरदर्शी है और एक जो तुरंत तेज है, स्मार्ट, जिसको बोलते हैं ना स्मार्ट, तो दोनों बच जाएंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन जो दीर्घसूत्री सोचता रहेगा कि एक समय आएगा तो ये होगा, बिहार बदलेगा, देश बदलेगा, समाज बदलेगा, वो समय कभी नहीं आएगा। वो समय समय आज है, अब है, लगिए, सकारात्मक योगदान दीजिए और कुछ करिए, क्योंकि जीवन की सार्थकता इस पल में है। जो बीत गई वो चली गई, और जो भविष्य है वो गर्व में है, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। युवा, सबसे अधिक युवाओं की हम बात करते हैं इसलिए क्योंकि युवा आपसे अधिक जुड़े हुए हैं, सबसे अधिक जुड़े हुए हैं। युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो जो हमारी इतिहास है, हमारा जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, उसको वो जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कैसे जाने, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? देखिए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर संस्कृति से कट गए ना तो फिर हमारा बिना जड़ वाले पेड़ हो जाएंगे। तो संस्कृति को समावेश करते हुए ऐसा भी नहीं रखना है कि हम केवल संस्कृति चिल्लाते रहें। तो जैसे महात्मा गांधी कहते थे ना कि आप घर में रहो तो हवा आने के लिए खिड़कियां खोल दो, तो बाहरी संस्कृति का भी आपके जीवन में, ग्लोबलाइज सोसाइटी है तो उसके हिसाब से रहना है, लेकिन हवा इतनी नहीं आनी चाहिए कि आपको उड़ा के ले जाए। तो उसके लिए अपनी संस्कृति की समझ, उसको समझना होगा, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, और जो मूल ग्रंथ है उसमें तो कुछ अगर आप अध्ययन कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उसमें पढ़ेंगे तो इतना समृद्ध हमारे ग्रंथ है, हमारी संस्कृति है कि आप पढ़ने से आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा।
अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो उसके लिए बहुत ज्ञान है, और समाज सेवा करना चाह रहे हैं बहुत इंस्पिरेशन है, अर्थशास्त्र में आपको अच्छा करना चाहिए उसके लिए बहुत इंस्पिरेशन है। कहीं ना कहीं बहुत कुछ छुपा हुआ है जिसको हम नहीं जानते हैं, एक एनसाइक्लोपीडिया है जो बंद है हमारे लिए। तो इसमें से जो भी भाग आप ग्रहण करेंगे तो आपके अपने करियर में, अपने जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, मदद अवश्य करेगी। आप पढ़ते भी बहुत अधिक हैं, आपके पास मैंने सुना है कि आपके पास किताबों का बहुत बड़ा संग्रह है। इतना टाइम फिर से पूछ रहा हूँ, इतना टाइम कैसे निकाल पाते हैं? समय जो आपको मिलेगा तो कुछ ना कुछ करेंगे ना, तो उसमें ये मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सबसे अंत में मैं खत्म करूँगा इंटरव्यू भी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ जो सबसे अधिक ज़रूरी भी हमको लग रहा है कि किसी युवा को, किसी यूथ को क्या बनना चाहिए? देखिए, हर आदमी का अपना अपना कुछ ना कुछ अलग सोच होती है। हाँ। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो पहले तो जो भी आप ऐसी कोई तैयारी करके ऐसी जगह पहुंच जाइए जहाँ पे आपकी जीविका उपार्जन अच्छे से चल सके। उस लेवल के बाद आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप सामाजिक क्षेत्र में कुछ योगदान दे सकें। वो योगदान जरूरी नहीं है कि हर आदमी बड़ा नेता ही बनेगा या बड़ा मतलब ब्यूरोक्रेट ही बनेगा तभी समाज में योगदान देगा। हर आदमी अपनी अपनी भूमिका है, और कोई अच्छा डॉक्टर है तो उसमें भी कुछ कर सकता है, कोई अच्छा लॉयर है तो किसी गरीब आदमी की मदद कर सकता है। तो मिल करके ये सब एक बेहतर समाज के निर्माण में। पुलिस सुधार कितने जरूरी है? पुलिस सुधार तो बहुत जरूरी है। पुलिस सुधार बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत सारी कमेटियाँ भी गठित हुई हैं। लेकिन देखिए, पुलिस सुधार भी कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा हुआ है। जब तक समाज में साथ ही चलता रहेगा तो दोनों चीज़ें साथ में सुधरेंगी। समाज बढ़िया रहेगा तो पुलिस भी अच्छी रहेगी, और समाज में भी अगर भ्रष्टाचार हर विभाग में चलता रहेगा तो पुलिस विभाग में सहिष्णुता तो नहीं रहेगा। तो ओवरऑल एक सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है। जब सोच में परिवर्तन आएगी वो हमारे युवा कर सकते हैं। अगर देश को बदलना है तो रोते रहोगे कि समाज कैसा है, इतना भ्रष्ट है, नहीं होगा। अरे खुद ये कारण तो बनो, तुम उससे धारा से विपरीत चलना शुरू करो। विवेकानंद ने कहा था ना कि भाई अगर 10 लोग भी ऐसे मिलते हैं जो हिम्मत रखते हैं और धारा से विपरीत चलने के लिए तैयारी पूरी उनकी है और अपने संस्कृति में उनको गर्व है, तो देश क्या दुनिया बदल सकती है। अब आप पंजाब जा रहे हैं चुनाव पर्यवेक्षक की भूमिका में, पुलिस पर्यवेक्षक की भूमिका में। हो सकता है कि पंजाब से आप लौटें तो फिर हमको पंजाब के बारे में कुछ, पंजाब की ऐतिहासिक बातें और संस्कृति और वहाँ की धरोहर कुछ जानने और समझने को मिले। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आगे के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।